मिलते हैं कल। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। एक बार कंफर्म कीजिए, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? मॉर्निंग में जैसे ये आप पेपर फर्स्ट कंप्लीट हुआ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कॉल करनी शुरू कर दी और कहा कि सर पेपर टफ आ गया। मैंने भी सोचा भाई हो सकता है कि टफ आ गया होगा, तो खैर मैंने वो पेपर अरेंज हुआ, टीम ने हमारी अरेंज कराया और मैंने वो पेपर देखना शुरू किया। तो एक बात तो समझ में आई कि यूपीएससी खेल गया। खेल कैसे गया? उसने पैटर्न चेंज कर दिया। मतलब पहले था कि आपको ऑप्शन में से पता करना होता था कि कौन सा ऑप्शन सही है। इस बार उसने और आसान कर दिया। उसने कह दिया कि बताइए 4 ऑप्शन में से कितने सही हैं। आपको ये नहीं बताना कि कौन सा सही है, इस बार कर दिया ये बताइए कितने सही हैं। तो एक तो ये पैटर्न चेंज किया। दूसरा, मैं आपसे देखिए मेरी पिछली क्लास देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था, जो 55 क्वेश्चन ठीक कर आएगा वो एकदम बिल्कुल आराम से सीसेट क्वालिफाई कर आया, बड़े आराम से एक साइड हो जाएगा। तो भैया 50 से 55 क्वेश्चन जिसने ठीक कर दिए हैं वो तैयारी में लग जाओ अपनी मेंस की, 101% आपका पीटी निकलेगा। और एक जब मैंने पेपर देखा तो चेहरे पे आपकी भी मुस्कुराहट आई होगी, मेरे तो आ गई। वो इसलिए आ गई कि जब मैंने पेपर देखा तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के थे, 16 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आए इस बार और 6 क्वेश्चन साइंस एंड टेक से आए। सेकंड नंबर पर इंडियन पॉलिटी रही है, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आए हैं। और पहला जो सेट में आप जो मेरे पास जो सीट है, जो क्वेश्चन पेपर है वो सेट ए है, तो उसमें जो पहला इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन मिला क्वेश्चन नंबर 21 और उसमें जो क्वेश्चन 21 आया, आप अभी जो मैंने 400 क्वेश्चंस कराए थे आपको, 400 जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराए, उसमें मैंने आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट से संबंधित कुछ पढ़ाया था। थोड़ी भाषा बदल दी लेकिन हूबहू क्वेश्चन रख दिया। कुछ दिन पहले ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ाया था तो उसका भी थोड़ा सा भाषा बदली है, क्वेश्चन वही ला दिया। एक फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आपको बीटा पढ़ाया था मैंने, जब स्टॉक मार्केट इनिशियल पब्लिक ऑफर वगैरह पढ़ाया था, तो उस समय जो क्वेश्चन आया था वो भी। तो 16 क्वेश्चन आए बच्चों इकोनॉमिक्स से, 16 क्वेश्चन आए। इन 16 में जैसे मैंने पेपर देखा तो मैं आपको सच बताऊं, 2 क्वेश्चन मेरे भी समझ में नहीं आए, 2 क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आए। 14 क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली हो रहे थे और ये 14 क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल थे। इन 14 में से 4 क्वेश्चंस, अब मैं आपको प्रूफ तो यहां दिखा नहीं रहा हूं, हाँ 1-2 दिन में आपको हम दिखा देंगे कहां से क्वेश्चन आए हैं। इन 14 में से 4 क्वेश्चन तो डायरेक्टली जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू कराए थे हमने आपको, उसमें से लग गए। अब बचे 10 और 10 अगर क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस का आप लेवल देखें, अगर ध्यान से पढ़ें तो बड़े आराम से हो रहे थे। यानी कि 16 में से 14 क्वेश्चन तो बड़े सिंपल से हो रहे थे, यानी आपके लगभग 14 क्वेश्चन यहां से निकाल लेते। और साइंस एंड टेक के जो क्वेश्चंस आए हैं वो बहुत मामूली से क्वेश्चंस रहे हैं। तो यानी कि मैंने आपसे कहा कि 50 से 55 क्वेश्चन जो बच्चा कर लेगा, 50 to 55 उसका डेफिनेटली पीटी निकल जाएगा। तो साइंस एंड टेक और इकोनॉमिक्स से बहुत सिंपल क्वेश्चन आए, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आए हैं। बस थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कर दिया, इसलिए थोड़ा सा हवाबाजी हो रही है कि ये क्या हो गया, भयंकर पेपर आ गया, अब खतरनाक हो गया, अब क्या होगा हमारा। कुछ नहीं होगा, सिंपल पेपर था। आपने उस समय अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आप कर गए होंगे उन क्वेश्चंस को। चलिए मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं वन बाय वन। पहला क्वेश्चंस अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वेश्चंस की, कह रहा है, थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूं ताकि और अच्छा सा आपको दिख जाए। हाँ अभी आपको और अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 कह रहा है इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनवाइटीज। याद है आपको इसका डेटा कौन पेश करता है? DPIIT। याद है आपको DPIIT? ये कई बार ये क्वेश्चन मैंने नंबर ऑफ टाइम्स कराए, मास्टर ऑफ क्लास में भी कराया इसके ऊपर। तो DPIIT इसको डाटा रिलीज करता है। तो कह रहा है इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट distributed to their investors in exempted from tax but the dividend is taxable। यानी कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर हमने पैसा डाला है, लगाया है, तो उससे जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर तो टैक्स में छूट मिलेगी लेकिन डिविडेंड में नहीं मिलेगी।
तो ये गलत है भैया, टैक्स होगा, देना पड़ेगा टैक्स, चाहे आपने इंटरेस्ट की फॉर्म में कमाया हो चाहे आपने डिविडेंड की फॉर्म में कमाया हो, आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन तो हो गया हमारा गलत, ठीक है, ये पहला तो हो गया गलत। आगे कहता है इनवाइटीज यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट are recognized as borrowers under the securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest act 2002। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फैक्चुअल है ये डेटा। तो इसका हो गया पहला गलत है, दूसरा सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है दोस्तों, सही है। यस, बीटा वाला मैंने पढ़ाया था, बिल्कुल। इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा रोल रहा है, इकोनॉमिक्स आपको पास करा देगा और इकोनॉमिक्स आपको फेल करा देगा। और मैं वास्तव में, आप यकीन मानिए, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको दिख रहा है ना, हम इन द पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट मैनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक। जैसे आप देखिए भारत के अंदर भी जो आपका आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो क्या करता है, अगर अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, यानी कि सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, ये सब बढ़ा देता है, तो इससे क्या होता है, मार्केट से पैसा उठा लेता है, यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक। तो क्या हुआ, कोविड के समय इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ज्यादातर सेंट्रल बैंक्स ने क्या किया, अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया। तो ये तो बात तो ठीक लग रही है। आगे बोलता है स्टेटमेंट सेकंड कहता है सेंट्रल बैंक्स जनरली एज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइस वाया मॉनेटरी पॉलिसी। मींस मतलब आमतौर पर जो सेंट्रल बैंक है वो ये मान के चलता है कि हम अपने जो रेट्स वगैरह को या मॉनेटरी पॉलिसी को एडजस्ट कर कर जो मार्केट के अंदर उठा पटक है, जो इन्फ्लेशन, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये ऐसा मानता है सेंट्रल बैंक, तो ये भी सही है। तो स्टेटमेंट 1 भी ठीक है और 2 भी ठीक है, और ये पहले को सही से एक्सप्लेन कर रहा है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। और अगर आपने मेरी इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो देखी होगी तो पहली क्लास देखिएगा इकोनॉमिक सर्वे की, वहां पे बोला था मैंने, ये क्वेश्चन आया आपका इकोनॉमिक सर्वे से, इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछा है। और मैंने कम से कम 20 बार बोला था उस दिन इस क्लास में कि दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक्स ने क्या किया, बैंक रेट्स को बढ़ा दिया ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। आपको अगर याद होगा, ठीक है, ये मैंने नंबर ऑफ टाइम्स बताया था ये क्वेश्चन, मतलब इस पैटर्न पर, तो उसी पर ये क्वेश्चन बन गया है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। Which of the following activities of the Reserve Bank of India is considered be a part of stabilization? मैंने आपको बस थोड़ा सा मोनेटाइजेशन, स्टेबलाइजेशन पढ़ाया था, ये स्टेबलाइजेशन पे आया, शब्दों को चेंज किया गया है। देखिए, जो मार्केट से पैसा उठाना, ठीक है, और ये मार्केट में पैसा पहुंचाने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस का इस्तेमाल करता है आरबीआई। यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करता है तो मार्केट से पैसा उठा लेता है आरबीआई, और जब आरबीआई जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनको खरीदता है तो मार्केट में पैसा पहुंचाने की कोशिश करता है, यानी कि स्टरलाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या, स्टरलाइजेशन यानी कि जो बध्यकरण है, ठीक है, तो वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन, कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी कि जो मार्केट के अंदर जो पैसा फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस का इस्तेमाल करता है। तो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड बी ए पार्ट ऑफ स्टरलाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर ए, कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन, राइट, बिल्कुल ठीक है। चलिए, एनसीईआरटी की है कॉपी, देखिए क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है उसका लेफ्ट पेज है, देखो, और बताओ, वहां से क्वेश्चन दे दिया सीधा सीधा उठा के, क्लास 9th की एनसीईआरटी से, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर ये क्वेश्चन भी आप नहीं करके आए तो फिर मैं कह रहा हूं पीटी नहीं क्लियर होगा, अगर इस क्वेश्चन में भी गड़बड़ कर आए। क्या क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग मार्केट्स, निम्नलिखित बाजारों पर विचार कीजिए। क्वेश्चंस का थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूं ताकि और अच्छे से दिख जाए आपको।
करेक्ट, कंसिडर द फॉलोइंग मार्केट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स मार्केट, कोल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, स्टॉक मार्केट। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल मार्केट, इनमें से कितने कैपिटल मार्केट में इंक्लूडेड है? तो देखिए, बॉन्ड्स कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। कोल मनी मार्केट, एक दिन के लिए पैसा उधारी में लिया जाए, उधारी में दिया जाए, तो उसको बोलते हैं कोल मनी मार्केट, ऐसे मार्केट को, ठीक है, जहां पे कोल मनी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कोल मनी। तो एक दिन 365 या 365 दिन से कम के लिए जहां पैसा उधारी में लिया जाता है, उधारी में दिया जाता है, उसको बोलते हैं मनी मार्केट। तो ये क्या हो गया? ये मनी मार्केट का पार्ट हो गया ये, ठीक है। तो ये किसका हो गया? मनी मार्केट का पार्ट हो गया, ठीक है जी। ये कैपिटल का हो गया, ये मनी मार्केट का पार्ट हो गया। उसके बाद बोलता है ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू की जाए कहां पे? मनी मार्केट में, तो उसको बोलते हैं बिल। और जब बिल डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू किया जाता है तो उसको बोलते हैं ट्रेजरी बिल। तो ये भी मनी मार्केट का पार्ट है। स्टॉक मार्केट, ये कैपिटल मार्केट का पार्ट है। पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल मार्केट, तो एक 1 और एक 4, तो 2, ओनली 2। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हाँ, गूगल ट्रांसलेट ही इस्तेमाल करता है, इस पे तो बहुत बार हंगामा हुआ है, ठीक है, कि गूगल ट्रांसलेट इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, ठीक है, स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। अभी और अच्छे से दिख रहा है, ठीक है, स्मॉल फार्मर, ठीक है, लार्ज फील्ड। 4 ऑप्शन दिए गए। पहला कह रहा है स्मॉल मतलब निम्नलिखित में से कौन सा लघु कृषक बड़े खेत की संकल्पना का सर्वोत्तम वर्णन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये आर्टिकल आया था द हिंदू में, वहां से सीधा का सीधा उठा दिया ये वाला, ठीक। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मैनी मार्जिनल फार्मर इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ग्रुप्स एंड सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज सिलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशन, यानी किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक अपने आप को समूह में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि संक्रियाओं में समकालन और संगति लाते हैं, ठीक है। ये इसका ऑप्शन था, सिंपल ये द हिंदू से उठा दिया इसमें, स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। और ये कब रहा है? देखिए यूपीएससी की क्वालिटी है, वो जब भी कोई इवेंट होता है तो उस समय तो तुरंत नहीं पूछता, लेकिन इस बार पूछ लिया। जैसे अभी यूक्रेन के आसपास कौन कौन सा बॉर्डर शेयर करता है, मैप में मैंने आपको बताया था जब मैप की क्लास कराई थी, ठीक है। तो यूक्रेन के आसपास के देश पूछ लिया। अभी यूक्रेन रशिया वॉर में अमेरिका ने स्विफ्ट की वजह से हुक्का पानी बंद कर दिया था रशिया का, तो उस पर क्वेश्चन पूछा गया। मतलब छोटे छोटे सवाल पूछे गए, मतलब कहीं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना था, जिनको हल्का सा भी अंदाजा था। जो बंदा बहुत अच्छे न्यूज़पेपर पढ़ता है, जियोपॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्टेड रखता है, वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चन ये निकाल सकता था, ठीक है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 26। यस, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज 26 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 27। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर नाइजर, ठीक है, इसको बोलते हैं गुइजोटिया एबिसिनिका सीड्स। अरे वो तिल नहीं होते, तिल के बीज, काले तिल नहीं होते, उसको ही तो बोलते हैं नाइजर, काले तिल जो होते हैं। तो कह रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, भारत सरकार काले तिल के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कीमत उपलब्ध कराती है, ठीक है। एमएसपी देती है ना काले तिल पर एमएसपी देती है। अच्छा, नाइजर इज कल्टिवेटेड एज खरीफ, ठीक है, जो एक आपका जो एक बेसिकली काले तिल की खेती खरीफ की फसल के रूप में की जाती है, ये भी सही है, पहला भी ठीक था। सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज नाइजर सीड्स ऑयल फॉर कुकिंग। अरे भाई, काले तिल का तेल तो कुकिंग में इस्तेमाल होता है। ट्राइबल एरिया नहीं, हमारे वेस्ट यूपी में और ईस्टर्न यूपी के भी कई हिस्सों में इसका इस्तेमाल होता है। ट्राइबल एरिया तो करते ही करते हैं, ट्राइब्स तो करती हैं, तो ये भी ठीक है। तो कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो ऑल 3, तीनों के तीनों सही हैं, ठीक है, ये तीनों के तीनों सही। ये भी न्यूज में रहा है बहुत ज्यादा, ये भी न्यूज में रहा है। किसी सिंपल सी बात है, किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा। आप एनसीईआरटी पढ़ लो, वहां नहीं मिलेगा, ठीक है। जो
पीटी 517, पीटी 525, पीटी 378, ठीक है, ये वाली मैगजीन, फलाना वाली मैगजीन, ये सब फेल हो गई है, ठीक है, सब फेल हो गई हैं। यूपीएससी ने किसी जो बेसिक से जिस बच्चे ने बेसिक को पकड़े रखा वो इन क्वेश्चंस को कर आया होगा। सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस है, थोड़ा सा आईक्यू लेवल लगाना था और क्वेश्चंस हो रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर है सी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। कंसिडर द इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग एसेट्स, ठीक, इन एसेट्स कंसिडर द इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग एसेट्स। इन एसेट्स में क्या किया जा रहा है? इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, मतलब इस एसेट में संपत्तियों में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ब्रांड रिकॉग्नाइजेशंस, ब्रांड की पहचान करने के लिए, जैसे ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन नहीं होता, ब्रांड ले लेते हैं, ब्रांड ये हमारा ब्रांड है, उसमें इन्वेंट्री यानी माल सूची, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बौद्धिक संपदा, और मेलिंग लिस्ट ऑफ द क्लाइंट्स, ठीक है, ग्राहकों की डाक सूची। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कौन से, हाउ मेनी, ठीक है, हाउ मेनी ऑफ द अबव कंसिडर्ड इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है, फटाफट बताओ, व्हाट इज द मीनिंग। मैं आपको बहुत बार गुड्स एंड सर्विसेज में डिफरेंस बताता हूं। इंटेंजिबल, यहां पे देखो, इसके अलावा इन्वेंट्री को छोड़ दो, यानी माल सूची के अलावा 1 2 3 एक जैसे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? ओ हमें कुछ पता ही नहीं, आप खुद सोचो, दिमाग लगा के सोचो, तीनों एक जैसे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? देखो, जिसने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कर लिए वो पीटी निकाल के ले गया होगा आज, 101% ले गया होगा। 1 2 3 ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मेलिंग ऑफ क्लाइंट, लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स। अरे ब्रांड में भाई, मान लीजिए कोई मैं एक कंपनी बनाता हूं, उसका एक ब्रांड है, ठीक है, उस पर मैंने इन्वेस्ट किया कि ब्रांड मेरा ही रहे, कोई इसको छीने ना, तो कोई माल तो नहीं आया ना मेरे पास, लेकिन फिर भी मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना। रीबॉक कंपनी ने अपने जो ब्रांड ले रखा उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, कोई है थोड़ी उसके बाद प्रोडक्ट थोड़ी है, तो ये क्या इंटेंजिबल है ये। तो ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स, तीनों के तीनों इंटेंजिबल है, जबकि ये फिजिकल एसेट्स है। इन्वेंट्री इज ए फिजिकल एसेट्स, ये फिजिकल एसेट्स है दोस्तों, ठीक है, ये दिखने वाली, इसको ये दिख भी सकता है, टच भी कर सकते हैं, इसको फील भी कर सकते हैं, राइट। तो दिट इज ए फिजिकल एसेट्स। तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 2 एंड 3 इज करेक्ट। तो कितने पूछा है, कितने कंसिडर्ड है इंटेंजिबल में? तो ओनली 3, ओनली 3 इज करेक्ट। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक बच्चों, इससे आसान सवाल नहीं आ सकता यार, बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है। मैं आपसे खुद ही कह रहा हूं, जब मैंने इस पेपर को देखा तो 16 क्वेश्चंस थे इकोनॉमिक्स के, 16 में से 14 तो मैं तुरंत कर रहा था, बाकी 2 क्वेश्चंस में हाँ मुझे टाइम लगा, उसमें थोड़ा सा क्या कंफ्यूजन था वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, राइट। वरना बहुत सिंपल है, आप खुद ही देख लीजिए, ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स, इसमें से केवल और केवल टेंजिबल एक माल साहब लिखा, हिंदी से पढ़ लो, थोड़ा सा हिसाब लगा लो, ठीक। नेक्स्ट देखिए, तो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, ठीक है, ठीक है। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग: डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजिकल, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स, स्टेबल गवर्नमेंट, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स फॉर द हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवैल्यूएशन। एक वर्टिकल टैक्स डिवैल्यूएशन एक होता है, एक हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवैल्यूएशन होता है। द 15th फाइनेंस कमीशन यूज्ड हाउ मेनी ऑफ द अबव एज क्राइटेरिया अदर देन पॉपुलेशन एरिया एंड द इनकम डिस्टेंस। जाके अभी इस क्वेश्चन को चेक करना है कि क्या ये मेरी क्लास से बैठा है कि नहीं बैठा है, जाके देखना। रमेश सिंह की जो बुक करा रखी है ना, उसमें जाके देखना है, रमेश सिंह वाली जो प्लेलिस्ट करा रखी है वहां पे जाके देखना, फाइनेंस कमीशन पढ़ा रखा है आपको, वहां से क्वेश्चन बन गया ये। देखिए कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वर्टिकल डिवैल्यूएशन क्या होता है, केंद्र सरकार के बीच में और राज्य सरकार के बीच में जो टैक्स का बंटवारा हो रहा है उसको कहते हैं वर्टिकल डिवैल्यूएशन। हॉरिजॉन्टल मतलब जो राज्यों के बीच में होता है। और ये कह रहा है
For the horizontal tax devaluation, the 15th Finance Commission used how many of the above are criteria other than population, area and income distance? तो नंबर एक डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, इसके लिए 15%, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी 12.5% इसके लिए, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स नहीं है, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, टैक्स एंड फिस्कल रिफॉर्म्स 10% है, शायद लगभग 10% के आसपास है। तो 1, 2 और 3, ओनली 3। क्वेश्चन नंबर 29 का क्या है? बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सिंपल, बहुत, मतलब देखिए यार, इससे इजी क्या क्वेश्चन हो सकता है? बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन है ये। आप जाके अभी जाके एक फाइनेंस कमीशन खोल लेना, और फाइनेंस कमीशन में के बारे में ये सारा लिखा हुआ। 2-3 चीजें आपको मिलेंगी कि जो राज्यों को बंटवारा होता है 42% से लेके 41% कर दिया है, क्योंकि आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख, लेह लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना दिया है, तो इसकी वजह से। और एक ये जो दोनों तो हमेशा फाइनेंस कमीशन में दिया हुआ था, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल और इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 29 इजी था। ठीक है, चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। ठीक है, इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को क्या कीजिए, ध्यान दीजिए इन पर। कह रहा ऑन हाउ मेनी ऑफ द अबव डज यूएनओपीएस, इसका मतलब क्या? यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा, ये आपको जो इसके बारे में आपने हो सकता है किसी बुक में ना पढ़ा हो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा था जब मैंने देखा, लेकिन बाद में मेरी समझ में आ गया। लेकिन हाँ, थोड़ा सा लेवल इसका टफ था, ये डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन था, थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, डिफिकल्ट था। कंसिडर द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, और कौन कौन से? अफोर्डेबल हाउसिंग, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर और रिन्यूएबल एनर्जी। ऑन हाउ मेनी ऑफ द अबव डज यूएनओप्स सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन S3I इनिशिएटिव फोकस ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट, यानी कि उपरोक्त में से कितने पर UNOPS आधारित संरचना और नवाचार में धारणीय निवेश पहल, ठीक है, अपने निवेश के लिए ध्यान केंद्रित करता है? तो केवल ये हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, बाकी सब में करता है। ठीक है, बाकी सब में कर रहा है, अफोर्डेबल हाउसिंग में भी करता है, हेल्थ केयर में भी करता है, रिन्यूएबल एनर्जी में भी करता है, यानी ओनली 3। कमाल की बात यह है कि इस बार बस ओनली 3, ओनली 2, ये भी नहीं पूछा बताइए सही कौन सा है, आप ये बताइए, ये नहीं पूछा कौन सा सही है, बस ये बता दो कितने सही हैं, ये पूछा है। पेपर का थोड़ा सा लेवल आसान किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यस, ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इजी, इतना इजी है, दो कितना इजी है, ये कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी, इसका बहुत बिल्कुल सिंपल लेवल क्वेश्चन है। कह रहा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू इंडिया। ठीक है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा अकॉर्डिंग टू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, 3 माइक्रो स्मॉल मीडियम और एक लार्ज होती है, लेकिन हम एमएसएमई की बात करें, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट MSMED एक्ट 2006, द मीडियम एंटरप्राइजेस आर दोज विद इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी नोट मोर देन 50 करोड़, 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कह रखा बिटवीन 15 करोड़ एंड 25 करोड़, यानी कि 50 करोड़ से कम आ गया, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ऑल बैंक्स लोन टू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस क्वालिफाई अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर। आपको क्रेडिट राशनिंग पढ़ाई थी, जिसमें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पढ़ाया था 40%। मॉनेटरी पॉलिसी के 2 टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स है, क्वालिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स में आपको प्रायोरिटी सेक्टर लाइनिंग पढ़ाया था, PSL क्रेडिट राशनिंग का, बताइए उसमें पढ़ाया था ना कि एजुकेशन, हेल्थ, एजुकेशन आपकी एक्सपोर्ट, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ये सभी किस में आते हैं? प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं कि नहीं आते हैं? बताइए, ये आपने मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? हाँ और ना।
अच्छा इसका साइज बढ़ा देते हैं बेटा, ठीक है। अभी देखो इससे इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता, इतना इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल ये, कितना इजी, इतना इजी। ये सिंपल सा प्रायोरिटी है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है, बोथ 1 and 2। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर द 71। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसका लेवल टफ था। टफ कैसे, अभी देखना कितना टफ था ये, कितना टफ था। विद रेफरेंस टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कंसिडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बड़ा कर दूं क्वेश्चन और, ताकि और बड़ा दिखाई दे आपको। अभी बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। विद रेफरेंस टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कंसिडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितने लोगों ने सुना था, ये न्यूज बहुत चर्चा में रही थी, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी बहुत वीडियो बनाई, खुद आपके क्या नाम टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर भी कई सारी वीडियो आई थी स्विफ्ट के ऊपर। जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तो अमेरिका ने हुक्का पानी बंद करने के लिए रशिया का स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल करा, और स्विफ्ट सिस्टम को बंद करते ही जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से जो ट्रांजैक्शन हो रहा था, रशिया के लोग विदेशों में जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते वो सब फेल हो गया था। सुना था कि नहीं सुना था? हाँ और ना? तो ये वहीं से पूछ लिया गया, तो कितना प्यार से पूछा है। इट इज पॉसिबल टू मेक पेमेंट इन डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर स्विफ्ट सिस्टम। ये कह रहा है कि भैया स्विफ्ट सिस्टम के बिना भी क्या पॉसिबल है डिजिटल करेंसी में लेन देन हो सके, पेमेंट हो सके। तो भाई जब रशिया का हुक्का पानी बंद कर दिया स्विफ्ट के थ्रू, तो क्या अभी वो डिजिटल करेंसी पेमेंट कर रहा है? कर रहा है भाई। तो ये ऑप्शन 1 करेक्ट है। दूसरा कह रहा है ए डिजिटल करेंसी, यहां पे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज था, यहां पे इस पार्ट के अंदर। पार्ट नंबर 2 थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए टफ बन गया है क्वेश्चन, वरना यहां तो बहुत सिंपल है। ये वाला पार्ट तो इसका बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन पार्ट 2 थोड़ा सा मुश्किल हो गया। पार्ट 2 में क्या कह रहा है? कह रहा है डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद द कंडीशंस प्रोग्राम्स इनटू इट सच एज टाइम फ्रेम ऑफ स्पेंडिंग इट। अरे आप देखिए ना, आपने कई बार ऐसा देखा है, जैसे अमेजन पे जाते हैं आप, तो अमेजन पे आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया तो आपको कूपन मिल जाता है कि इस कूपन को इतने दिन में इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो फिर ये रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब ये खत्म हो जाएगा। ऐसे सुना है कि नहीं सुना है? ठीक, ये होता है कि नहीं होता है? तो इसी तरीके से जो चाइना है, चाइना ने भी अपनी करेंसी का इसी तरीके से कहा हुआ है कि ये युआन के लिए संबंध में कि आप इस करेंसी को इतने दिन में इस्तेमाल कर दीजिए, नहीं तो डिजिटल करेंसी को, नहीं तो ये नल एंड वॉइड हो जाएगी। तो ये भी ठीक है। बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72 का सी सही है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब बताइए, ठीक, कितना सिंपल, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं था। देखिए हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी टफ आए हैं, इसमें नो डाउट। पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन बहुत टफ आए हैं, ठीक है, अभी आकाश सर आएंगे वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इकोनॉमिक्स के और साइंस एंड टेक का भी क्वेश्चंस चलो ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक्स के वास्तव में बहुत आसान क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। भाई ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है, बताओ अगर इसको कोई रिजेक्ट कर सकता है कि नहीं पढ़ाया है? कोई है आप में से ऐसा जो कहते कि सर ये आपने पढ़ाया ही नहीं है? इन द कंटेस्ट ऑफ फाइनेंस द टर्म्स बीटा रेफर्स टू, आंख बंद करके, ए न्यूमेरिक वैल्यू दैट मेजर द फ्लक्चुएशन ऑफ स्टॉक ऑफ चेंज इन द ओवरऑल स्टॉक मार्केट। वोलेटिलिटी बताता है कितना मार्केट वोलेटाइल है, यही बताता बीटा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू दैट मेजर द फ्लक्चुएशन ऑफ स्टॉक टू चेंज इन द ओवरऑल स्टॉक मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द करेक्ट इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 74, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बात की जा रही है। साइज बड़ा करूं?
हाँ, इकोनॉमिक्स किंग मेकर रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक्स किंग मेकर रहा है। मैं आपसे शुरू से कह रहा था, मैंने मेरी ज्यादातर मैक्सिमम क्लासेस में मैंने यही कहा है, जब भी एमसीक्यू शुरू की, कि 15-16 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आप 12 क्वेश्चन बड़े आराम से कर आएंगे। वो बात एग्जैक्टली फिट बैठ गई। 12 क्वेश्चन बहुत आराम से हो रहे हैं, 12 क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से हो रहे हैं। 12 यहां से उखाड़ दिया आपने, 50 क्वेश्चन पे आपका 50-55 पे आप पार कर रहे हैं इस बार। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी SHG प्रोग्राम वाज ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय प्रोवाइडिंग माइक्रो क्रेडिट टू द फाइनेंशियल डिप्राइव्ड। ठीक है, ये स्टेट बैंक ने, नाबार्ड ने शुरू किया था, तो ये हो गया गलत। इन एन SHG यानी स्मॉल हेल्प ग्रुप, ऑल मेंबर ऑफ ग्रुप टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लोन दैट एन इंडिविजुअल मेंबर्स टेक्स। किसी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है में समूह के सभी सदस्य उस ऋण के लिए उत्तरदायित्व होते हैं जो ऋण कोई अकेला सदस्य लेता है, मतलब हर किसी को मिल जाता है इसमें लोन। ठीक है, ये ठीक है। द रीजनल रूरल बैंक एंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक सपोर्ट, वही नाबार्ड। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3, तो 2 ठीक है, ओनली 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 75 को देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, India's public sector healthcare system largely focus on curative care with limited preventive, promotive and rehabilitative care। भारत की सार्वजनिक क्षेत्रक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सीमित निरोधक, वर्धक और पुनर्स्थापक देखभाल साथ मुख्यतः रोगनाशक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करती है। भाई ठीक है, ये तो ठीक है, बिल्कुल सही लग रहा है 75। अच्छा, Under India's decentralized approach of healthcare delivery, the state are primary responsible for organizing health service। नहीं, स्टेट ने, सेंटर ही है, तो ये भैया गड़बड़ हो गया। तो both the states are primary responsible। हाँ, स्टेट रेस्पॉन्सिबल है, नहीं, under the India's decentralized the health care delivery the states are primarily responsible organizing states। yes, state responsible होता है, ये सही है, मतलब स्टेट, यस स्टेट रेस्पॉन्सिबल होगा, ये सही है। लेकिन अब देखते हैं, बोथ आर करेक्ट। लेकिन ये क्या लग रहा है आपको, पहले को कंप्लीटली डिफाइन कर रहा है, तो फर्स्ट को कंप्लीटली ये डिफाइन कर नहीं रहा है, तो दिस वन इज, यानी कि वो दोनों ठीक हैं, लेकिन सेकंड कंप्लीटली फर्स्ट को डिफाइन कर नहीं रहा है। तो बोथ स्टेटमेंट्स ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही है। एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट, द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो ऑप्शन नंबर बी सही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, राइट। सिंपल क्वेश्चन, पहला पार्ट इकोनॉमिक सर्वे से उठाया है, पहला पार्ट इकोनॉमिक सर्वे से उठाया, और दूसरा हर किसी को पता है। अभी मैंने कल परसों फिर एक वीडियो बनाई है, वीडियो रिकॉर्ड करके भी थी, ये आपके PSL पे कई बार मैं बता चुका हूं, अपनी छोटी छोटी वीडियो जो 10 मिनट की होती है। इंडिया अकाउंट फॉर 3.2 ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स। ठीक है, जो इंडिया का जो ग्लोबली मतलब वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात 3.2% है। गलत बात, बिल्कुल गलत है। ठीक है, सेकंड कहता है, स्टेटमेंट 2 कह रहा है, मैनी लोकल कंपनीज, बहुत सारी जो भारत के अंदर जो डोमेस्टिक कंपनीज है, एंड सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टेकन एडवांटेज ऑफ इंडियाज प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स। ये सही है, तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही। जिस बच्चे की कॉपी है उसने सही कर दिया है। ठीक है, ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। टफ लेवल का क्वेश्चन है, पूरा करंट से उठा दिया है, और करंट में भी पता नहीं कब आया होगा।
द स्टेबिलिटी, यूरोपियन यूनियन आ रहा था, यूरोपियन यूनियन आ रहा था, तो इसकी वजह से क्वेश्चन दे दिया। कह रहा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज ए ट्रीटी दैट, यूरोपियन संघ का स्थिरता एवं समृद्धि ऐसी संधि है जो लिमिट्स द लेवल ऑफ बजटरी डेफिसिट्स ऑफ द कंट्री ऑफ द यूरोपियन यूनियन। बस यही ठीक है। क्यों? देखिए, जैसे हमारे यहाँ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट है, इसी तरीके से इनके यहाँ यूरोपियन यूनियन में एक ट्रीटी है, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट। इनका यह है कि हमारा जो बजट डेफिसिट्स है वो 3% से ज्यादा, जीडीपी के 3% से ज्यादा ना हो। दूसरा, जो हम डेट ले रहे हैं, विदेशी ऋण ले रहे हैं, वो जीडीपी के 60% से ऊपर ना हो। तो यानी कि ये इसी के संबंधित है। जो ये एक रूल्स रेगुलेशन, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट, बेसिकली इसके अंदर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन लिखे हैं और वो रूल्स रेगुलेशन संबंधित है कि देश का जो डेफिसिट्स है, ठीक है, जो फिस्कल डेफिसिट्स है वो ना ज्यादा से ज्यादा बढ़े, ठीक है। तो फिस्कल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए बनाया गया है, जबकि ये बाकी सब गलत है कि टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एक दूसरे को शेयर करेंगे, टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, ये गलत है। तो ओनली 1 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आपके इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम इकोनॉमिक्स कंप्लीट, ठीक है, क्लियर हुआ? कितने किस लेवल के क्वेश्चन थे? आप देखो ना, बिल्कुल सिंपल लेवल के क्वेश्चन थे, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन थे नहीं, ज्यादा मुश्किल लेवल के क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं थे इकोनॉमिक्स में। 16 क्वेश्चंस आए, 16 में से बड़े आराम से आप कितने 12 क्वेश्चन तो बहुत आराम से कर रहे थे। हाँ, वो मैं बात मानता हूं कि भाई उस टाइम प्रेशर रहता है, एग्जाम का प्रेशर रहता है, पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है तो उसमें उलझ गए होंगे। चलो वो भी हो गए तो 10 तो ठीक किए होंगे, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो किए होंगे। 16 में से 10 क्वेश्चन करना अगर आपने पढ़ा हुआ है तो मुश्किल नहीं लगता है मुझे, ठीक है, मुझे ज्यादा मुश्किल लगता नहीं है। चलिए अब आपको साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस बता देता हूं, ठीक है। साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक का द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, carbon fibers are used in the manufacture of component used in automobiles and aircraft। ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाले अवयवों के विनिर्माण में कार्बन तंतुओं का इस्तेमाल होता है, यानी कार्बन फाइबर्स का इस्तेमाल किया जाता है। पहला ऑप्शन तो ये बोल रहा है। दूसरा कह रहा है कार्बन फाइबर्स वंस यूज कैन नॉट बी रिसाइकिल, नहीं रिसाइकिल किया जा सकता है, तो ये तो हो गया गलत। और कार्बन फाइबर्स का इस्तेमाल किया जाता है ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में, ठीक है, जो उसके कंपोनेंट्स बनते हैं वहां पे कार्बन फाइबर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो कह रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, ठीक है, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर 1 ओनली, ठीक है, एक ही सही है, केवल एक सही है दोस्तों, 1 ओनली, ये नहीं है। पर रिसाइकिल कांट बी रिसाइकिल, रिसाइकिल किया जा सकता है। इसका देखिए सॉल्यूशन देख लीजिए, स्टेटमेंट 1, कार्बन फाइबर्स जो है हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, इसका हाई स्ट्रेंथ होता है, वेट कम होता है, ठीक है, कार्बन फाइबर्स का। एक्सीलेंट स्टिफनेस होती है एंड रेसिस्टेंस टू हीट, हीट से जल्दी हीट को कैप्चर नहीं करता है। मेकिंग देम ए वैल्यूएबल मटेरियल ऑफ लाइट वेट, इनसे हल्के वजन के जो मटेरियल बनाए जाते हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा होती है, जिन एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। तो इसी की वजह से जो आपके एयरक्राफ्ट हैं, आपके जो ऑटोमोबाइल्स हैं, उस इंडस्ट्री में कार्बन फाइबर से बने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये तो ठीक है। दूसरा, जो कार्बन फाइबर्स है उसको रिसाइकिल किया जा सकता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या है? 1 इज करेक्ट। ये कह रहा है नॉट कैन नॉट बी रिसाइकिल, तो ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक है दोस्तों। अच्छा, बड़ा करें इस क्वेश्चन को, और बड़ा, ये तो काफी बड़ा है, फिर मेरे स्किल से बाहर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं। कट ऑफ, हाँ आद्रिता जी, कट ऑफ जाएगा बेटा 50। कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं? अगर 50 क्वेश्चन कर दिए ठीक तो हो जाएगा,
मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूं, अभी थोड़ी कह रहा हूं, आज ही नहीं कह रहा, कितने साल भर से पहले करीबन 6 महीने से बोलता आ रहा हूं कि 50 क्वेश्चन ठीक कीजिए, 50 कीजिए, 50 कीजिए, 50 कीजिए। इकोनॉमिक्स में 16 क्वेश्चन आए हैं, 16 में से 12-13 क्वेश्चन बड़े आराम से हो रहे थे, 12-13 क्वेश्चन बहुत आराम से हो रहे थे। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटेक्शन ऑफ कार, ठीक है, डिटेक्शंस of car crash collision which result in the deployment of airbags almost instantly, यानी कि कार क्रैश टक्कर का जिससे एयरबैग लगभग तुरंत फैल जाते हैं, पता लगाना। डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंशियल फ्री फॉल ऑफ ए लैपटॉप टुवर्ड्स द ग्राउंड which result in the immediately during of the hard drive, लैपटॉप अचानक धरातल पर गिर पड़ने का जिससे हार्ड ड्राइव तुरंत बंद हो जाता है, पता लगाना। और डिटेक्शन ऑफ टिल्ट of the smartphone which result in the rotation of display between portrait and landscape mode, स्मार्टफोन के झुकाव का जिससे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड के बीच प्रदर्शन डिस्प्ले घूम जाता है, पता लगाना। इन हाउ मेनी ऑफ द अबू एक्शन इज द फंक्शन ऑफ एक्सेलेरोमीटर रिक्वायर्ड, उपयुक्त में से कितनी क्रियाओं में त्वरण मापी के प्रकार की आवश्यकता होगी? तीनों में होगी, तीनों में होगी। अटेम्प्ट किया 69, अटेम्प्ट किया 69 की अटेम्प्ट, कितने ठीक हैं? अभी आंसर शीट लगाते रहिए। 50 कर दिया तो मीन्स कि 2-1 दिन मस्ती चिल मारना है, बढ़िया फर्स्ट क्लास आराम करना है 2-3 दिन, ठीक है, कहीं निकल जाओ, बैग टांगो और निकल जाओ कहीं घूमने, और फिर आके दोबारा से तैयारी शुरू कर देना मेंस की, अगर 50 के आसपास भी लग रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए, एक्सेलेरोमीटर आर यूज्ड इन कार टू डिटेक्ट ए कोलिजन इफ ए सर्टेन थ्रेशोल्ड ऑफ एक्सेलेरेशन, यानी कि एक्चुअली डिक्लेरेशन द केस इट डिटेक्टेड इज ट्रिगर द एयरबैग डिप्लॉयमेंट सिस्टम, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट टू मैनी मॉडरेट लैपटॉप कंटेन एक्सेलेरोमीटर इफ दिस डिटेक्ट्स द लैपटॉप, ठीक है, इज इन फ्री फॉल, मतलब अगर तेजी से गिर जाए, मतलब एक्सेलेरोमीटर लगा होता है, अगर लैपटॉप तेजी से गिर रहा है तो वो क्या करेगा, पेन ड्राइव को, जो आपकी जो हार्ड ड्राइव उसको सेव कर देता है। गाड़ी में हम तेजी से एक्सेलेरेटर पैर धर दें और बहुत तेज झटका लगे, कहीं टकराए तो एकदम एयरबैग खुल जाते हैं, ये सब एक्सेलेरोमीटर लगा होता है। इसके अलावा आपका जो स्मार्टफोन है वो ऐसे जो होता है उसमें भी एक्सेलेरोमीटर होता है। कई बार आपने देखा ना, गाड़ी में बैठ जाओ आप, कैसे पता लगा आपके मोबाइल में एक्सेलेरोमीटर है? आप किसी गाड़ी ट्रेन में बैठो, ट्रेन की स्पीड चेक करनी तो एक्सेलेरोमीटर से पता लग जाता है, मोबाइल ही बताया था कि गाड़ी किस स्पीड चल रही है, बिकॉज उसके अंदर एक्सेलेरोमीटर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, ठीक है, सी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बीन ऑन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, 57 का बताइए। द करेक्ट इज ऑप्शन नंबर डी, जापान। जापान का अपना, ठीक है, नेविगेशन सिस्टम है, सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, सिंपल फैक्चुअल है, पता है तो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, जापान का, ठीक है, खुद का ऑन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। The quasi-zenith satellite system QZSS, also known as Mikibiki, is a 4-satellite regional time transformer system and a satellite-based augmentation system developed by the Japanese government to enhance the United States operated global positioning system यानी GPS in the Oceania region with a focus on Japan, ठीक है। तो जापान के पास है, जापान का अपना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, Wolbachia method is sometimes talked about with reference to which one of the following? यूपीएससी पता नहीं कहां से लाता है वोल्बेचिया, ठीक है, कि वोल्बेचिया जो है वो अभी समटाइम्स न्यूज में रहा है, ऐसे रहा, कहां पता नहीं कहां कौन सी न्यूज में रहता है, हमें तो मिलती नहीं है वो, ठीक है। तो खैर वोल्बेचिया मेथड इज समटाइम्स टॉक्स अबाउट विद रेफरेंस टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोलिंग द वायरल डिसीजेज स्प्रेड बाय मॉस्किटो, मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए जो मेथड का इस्तेमाल किया जाता है दैट इज द वोल्बेचिया। इसको क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड वोल्बेचिया, सिंपल है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, एरियल मेटाजीनोमिक्स best refer to which of the following situation? एरियल मेटाजीनोमिक्स, अगर
ये स्टेप का आपने पढ़ रखा होगा, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कुछ नहीं है। अगर पढ़ रखा होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, कोई इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है। एरियल मेटाजेनोमिक्स, ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थिति को सबसे सही निर्दिष्ट करता है? तो इसका है कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स फ्रॉम एयर इन ए हैबिटेट्स एट वन गो। किसी पर्यावास में वायु से डीएनए प्रतिदर्शों को एक बार में एकत्र करना। अब ये सिंपल सी एक क्या है, प्रोसेस है, बस इसके थ्रू बस आपको पता होगा तो आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि भाई मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं, ये होता है, ये होता है। हाँ, डीएनए क्या होता है तो समझ में आता है, इसको पढ़ा सकते हैं। लेकिन ये एक सिंपल सा क्या है, एरियल मेटाजेनोमिक्स क्या है, बेस्ट सबसे एक स्थिति है, मतलब जो बिल्कुल सही से निर्दिष्ट करता है, एक्सप्लेन करता है, तो वह कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स फ्रॉम एयर इन ए हैबिटेट्स एट वन गो। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 70। Microsatellites DNA is used in case of which of the following? क्वेश्चन नंबर 70 और जिसका भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टडिंग द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग वेरियस स्पीसीज ऑफ फोना, यानी कि प्राणी जात की विभिन्न जातियों के बीच विकास परक संबंधों का अध्ययन करना। एंड द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए, दो क्वेश्चंस थे साइंस एंड टेक में, जो क्वेश्चंस आए बच्चों वो वन लाइनर फॉर्म में आए। अगर आपको पता था तो यस कर पाए, नहीं पता था तो नहीं हो रहे थे। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, कोई टेक्निक नहीं थी कि इसमें वन लाइनर बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक, तो ऑफिशियल ये ऑथेंटिक है, बेफिक्र रहिए अद्रिता जी, ये ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक की है। आंख बंद करके लगाइएगा, 99.9% की गारंटी लेते हैं हम। बाकी तो 100% तो नथिंग नहीं होता, कुछ नहीं होता है, लेकिन लगभग 99.9% ये की ठीक है। ठीक है, और यही आपका लगभग इतना लगभग आप ठीक कर पाएंगे। मतलब अगर आपने इससे मैच कर लीजिए, लगभग अगर आपने 50 के आसपास क्वेश्चन कर दिया आपने, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द मेंस। ठीक है, आप तैयार रहिए, एकदम आपकी रास्ते खुल गए हैं। इकोनॉमिक्स जो है एक की फैक्टर रहा इस बार। ठीक है, मतलब आपके लिए चाबी लेके आया है पीटी को क्वालिफाई करने के लिए। तो मैंने कहा ना 16 क्वेश्चंस आए, 16 क्वेश्चंस थे फ्रॉम इकोनॉमिक्स इन पीटी, और 16 क्वेश्चंस तो हैं, आप देख लीजिए। 16 में से मैंने बताया ना 14 क्वेश्चंस जो थे वो बिल्कुल सिंपल थे। 2 क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा करना था। पहला क्वेश्चन तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पे आया, वो सिंपल था। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो होप कि ना आप, मुझे लगता नहीं है कि, एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट ना। तो 16 क्वेश्चंस यहां से रहे, 6 क्वेश्चंस आपके रहे साइंस एंड टेक से। अगर मैं ओवरऑल कहूं 15 क्वेश्चन पॉलिटी से रहे। अगर आप ओवरऑल देखें, अगर थोड़ा सा भी अगर आपने आईक्यू लेवल का इस्तेमाल किया, थोड़ा सा रेफरेंस लिया, एलिमिनेशन वाला सिस्टम तो खत्म ही कर दिया। थोड़ा सा भी अगर आपको आइडिया था कि चीजों का, बहुत ज्यादा पीएचडी नहीं करा इस बार यूपीएससी ने, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गया है कि बहुत ज्यादा डीप में चला गया, स्विफ्ट के बारे में पूछ लिया। मतलब अलग अलग अगर आपको अगर न्यूज की जानकारी, आप न्यूज पढ़ते हैं, जैसे यूक्रेन का पूछ लिया, मैप का एक क्वेश्चन आया है कि यूक्रेन से कौन कौन सा कंट्री बॉर्डर टच करता है, तो सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक मैंने मैप में आपको कराया, कई बार हम जियोपॉलिटिक्स पे वीडियो बनाते हैं, उसमें भी मैंने आपको कवर कराया है।